ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम दो मैट्रिसेस को, जब हमें दो मैट्रिक्स दे रखी हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन देखते हैं कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करने के लिए हमारे पास नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है, जिसको हम बोलते हैं कन्फर्मेबिलिटी। ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, आपको ए बी अगर डिफाइन करना है तो आपके पास क्या कंडीशन है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए जो है वो बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ ए के, रोज ऑफ बी के। पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको बी ए डिफाइन करना है तो नंबर ऑफ कॉलम्स बी इन बी शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। ठीक है, तो ए बी ऐसा भी हो सकता है कि ए आपके पास मैट्रिक्स है, बी आपके पास मैट्रिक्स है, ए बी डिफाइंड हो और बी ए आप डिफाइन ना कर पाओ। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ए बी डिफाइन है तो बी ए बी आप डिफाइन कर सकते हो। नेसेसरी कंडीशन क्या है, ए बी डिफाइन करना है आपको तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, और बी ए अगर आपको डिफाइन करना है तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी जो है वो नंबर ऑफ रोज ऑफ ए के बराबर होने चाहिए। मतलब पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तभी आप मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर पाएंगे। आप ये जो है इसको समझ पाएंगे जब आप वर्किंग देखोगे मल्टीप्लिकेशन की, तब वहाँ से आपको क्लियर होगा कि क्यों हमें इक्वालिटी चाहिए। अगर इक्वल नहीं होगा तो वो मल्टीप्लिकेशन आप कर ही नहीं पाओगे, एक एलिमेंट छूट जाएगा कहीं, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कुछ मिलेगा ही नहीं उससे मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अब हम वर्किंग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करती है। ठीक है, ए को हम इन जनरल रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए आई जे से, एम बाई एन की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं एन, और बी मैं डिफाइन कर रही हूँ बी जे के। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है वो एन एन बराबर होने चाहिए, एंड देन ये कुछ भी हो सकता है, इस पे हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, मुझे ए बी डिफाइन करना है। सबसे पहले क्या कंडीशन है कि नंबर ऑफ रोज यानी एन यहाँ पर, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे हैं एन, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज है एन, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हम ए बी डिफाइन कर सकते हैं। यहीं पे क्या आप बी ए डिफाइन कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं पी, और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है एन। डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट है। यहाँ पर मैं इसको 1 और यहाँ पर 2 वैल्यू दे दिया तो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी ए डिफाइन नहीं कर पाएंगे हर कंडीशन में। जब एम पी के बराबर होगा तभी हम बी ए डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, देखो ए को जनरल लिख लेते हैं पहले हम, A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, n कॉलम्स है राइट, एंड AM1, AM2, AM3, AMn। ठीक है, m रोज n कॉलम्स। ऐसे ही B हम लिख लेते हैं, B हमारे पास आ जाएगा B11, B12, B1P, B21, B22, B2P, यह आ जाएगा BN1, BN2 एंड BNP, n रोज एंड p कॉलम्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आप कैसे डिफाइन करोगे? तो A में आप चलोगे रो वाइज और B में आप चलोगे कॉलम वाइज।
ठीक है, क्या करना है, ए बी कैसे लिखेंगे, देखो ए बी का मुझे चाहिए 1/1th एंट्री, 1/1 पोजीशन पे क्या आएगा, ऐसे लिखते हैं, ये 1 1 2 3 4 2 3 4, तो ये हो गया 1/1 पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि आपको रो 1 लेनी है, किसकी, ए की रो 1 लेंगे, और यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि कॉलम 1 लेना है, किसका, बी का। तो आपको ए की रो 1 लेनी है और बी का कॉलम 1 लेना है। करना क्या है इनके साथ, तो हमने A11, A12, A13 और A1n ले लिया एक तरफ, दूसरी तरफ हमने ले लिया B11, B21 और BN1 तक। क्या करना है, जैसे हमने वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, A11 इंटू B11, ठीक है, प्लस A12 इंटू B21, A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31 प्लस A, सारे एज इट इज हम करते जाएंगे, और A1n इंटू BN1। तो ये हमारी जो बनेगी, ये हमारी बनेगी AB मैट्रिक्स की 1/1th एंट्री बनेगी। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, सम किया है मैंने, ठीक है, सम में क्या वेरी कर रहा है, देखो यहाँ पर ये 1 1 है, यहाँ पे ये 2 2 है, ये 3 3 है, तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये जे वेरी कर रहा है ना, ये जे वेरी कर रहा है। ठीक है, तो समेशन हमारा क्या कर रहा है, 1 से, जे की वैल्यू कहाँ से जा रही है, 1 to n तक, तो 1 to n तक हमारा देखो 1 1 आया, 2 2 आया, 3 3 आया, कहाँ तक गए, n तक गए, 1 to n तक। अगर आप नोटिस करो तो अगर यहाँ पे ऐसा हुआ कि इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स हैं और इसमें अगर हमारे पास 2 रोज है, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे तो हमारे पास 3 एंट्रीज होंगी, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 एंट्रीज होंगी। तो A11 को तो B11 से मल्टीप्लाई किया, उसमें ऐड करेंगे, A12 को B21 से किया, फिर उसमें ऐड करेंगे, A13 को किससे करेंगे, समझ पा रहे हो। तो हमारा जो मल्टीप्लीकेशन का रूल है उसी में हमें ये क्या चीज़ मिल रही है हिडन, कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ए के, वो नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए बी से, बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप ये बात, यहां से हमने कैसे देखी। ठीक है, तो अब आगे कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे भी 1 फिक्स है, सब जगह 1 1 1 ही है, तो A1 जे ये वेरी कर रहा है, बी जे, और ये भी 1 फिक्स है, 1 1 1 1 1। तो हमारी ये जो फर्स्ट एंट्री होगी वो क्या बनेगी, जे फ्रॉम 1 to n, A1j BJ1। ठीक है, ये हमारी बनेगी ए बी की फर्स्ट एंट्री। अब बताइए 1 2 अगर बताना चाहूँ मैं, ए बी में जो 1 2th एंट्री होगी वो क्या बनेगी, तो मैंने क्या बोला था, ये क्या देगा, रो, कौन सी रो लेनी है हमें, फर्स्ट रो ही लेनी है। ठीक है, ये क्या देगा, कॉलम, कौन सा कॉलम लेना है, किसका, बी का, तो हमें अभी लेना पड़ेगा सेकंड कॉलम, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, तो आपको सेकंड कॉलम लेना है। ठीक है, मैंने फर्स्ट रो ले ली, सेकंड कॉलम लेना है, तो इसमें क्या तब्दील हो जाएगा, B1 2 B2 2 एंड सो ऑन BN2, ये कॉलम लेना है। सेम चीज करेंगे, एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ऐड करेंगे। तो आपने क्या देखा, 1 1 उठाया, B1 2 से मल्टीप्लाई होगा, ऐड, A1 2 उठाया, B2 2 से मल्टीप्लाई होगा, ऐड करेंगे, A13 लिया तो B2 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और अब हम ऐसे चलते हुए A1n तक जाएंगे और यहाँ पर हम BN2 तक जाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर 1 फिक्स है, पीछे 2 फिक्स है, तो आप देख रहे हो ये वाली जो रो नंबर है और कॉलम नंबर है ये यहाँ पर फिक्स हो रहा है, तो A1j
बी जे टू, और जे वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 to n। तो अगर हम ए बी को जनरल फॉर्म में लिखना चाहें, आई जेथ एंट्री क्या होगी, ए बी की आई जेथ एंट्री क्या होगी, आई जेथ एंट्री तो आईएथ रो लेनी है, ठीक है, आईएथ रो लेनी है। तो आर आई जब हम लेंगे तो रो आई ले रहे हैं, तो उसमें जो एंट्रीज होंगी वो कैसी होंगी, I1, AI2, AI3 एंड AIN, ऐसी एंट्री होगी। और जेथ कॉलम लेना है तो उसमें कैसी एंट्री होंगी, B1J, B2J एंड सो ऑन, BNJ, ये एंट्री होंगी, ठीक है। इन AI1 किससे मल्टीप्लाई होगा, BIJ से मल्टीप्लाई होगा, ठीक लिखा है ना मैंने, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ पर ए बी की आई जेथ एंट्री क्या बन जाएगी, समेशन ए आई, यहाँ पर के बी, जेथ नहीं लिखते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी, आई केथ एंट्री लिखते हैं, आई केथ एंट्री क्या होगी, ठीक है, क्योंकि जे हम यहाँ पर ले रहे थे ना, वेरी कर रहा है जो, ठीक है, वो वेरी तो यहाँ पे भी करेगा, तो यहाँ पर हम केथ कॉलम लेते हैं, के एंड यहाँ पे हो जाएगा एन के, ठीक है। तो आई केथ एंट्री क्या बनेगी, समेशन जे फ्रॉम 1 to n, तो ये जे तो वेरी करेगा ही, और ये हो गया आई जे, ए आई जे को बी जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। ये 1 एंट्री थी तो यहाँ 1, यहाँ 1, ये 1 2th एंट्री थी तो यहाँ 1 और यहाँ 2। अब मुझे क्या चाहिए, आई केथ एंट्री, तो यहाँ आई, यहाँ के, ठीक है, और जे तो एज इट इज चलेगा। तो ये हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी किसकी, ए बी की, ठीक है। ये चीज़ आप इस तरह समझ गए हैं कैसे करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर्स लिखते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये रह गई कि जो ए बी बनेगा उसका साइज क्या होगा, ठीक है। तो इसकी जो नंबर ऑफ रोज हैं वो ए से डिसाइड होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बी से डिसाइड होंगे। मतलब जब हम ए बी डिफाइन कर रहे हैं तो जो पहले वाली मैट्रिक्स है वो डिसाइड करेगी कि ए बी में कितनी रो होंगी, और जो पीछे वाली मैट्रिक्स है वो डिसाइड करेगी कि ए बी में कितने कॉलम्स होंगे। कैसे डिसाइड करेगी ये देखो। तो एक बात बताइए कि मुझे आई केथ एंट्री जब तक ही मिलेगी, आई केथ एंट्री तभी मिलेगी ना जब आर आई रो हो, तभी आप आई केथ एंट्री निकाल पाओगे। I1, I2, I3 निकाल पाओगे ना जब आपके पास ith रो होगी ए में, ठीक है। तो ए में जितनी रो होंगी वहीं तक आई की वैल्यू वेरी कर सकती है। तो ए में कितनी रो है, m रोज हैं, तो आई की वैल्यू कहाँ तक वेरी कर सकती है, m तक ही वेरी कर सकती है। तो i बिलोंग्स टू 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन m, ठीक है। अच्छा, ये जो k है ये कहाँ तक जा सकता है, के क्या दिखा रहा था, कॉलम कौन सा उठाना है, किसका कॉलम उठाना है, बी का। तो बी के आप कितने कॉलम्स उठा सकते हो, फर्स्ट उठाएंगे, सेकंड उठाएंगे, थर्ड उठाएंगे, फोर्थ उठाएंगे, तो कितने तक, पी तक ही उठा सकते हैं। तो ये जो के है ये कहाँ तक जा सकता है हमारा, 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन पी तक जा सकता है। तो आप एक बात बताइए कि ए बी का साइज क्या बन गया, आई जब हमारा 1 to m तक जा सकता है, मतलब नंबर ऑफ रोज मैक्स कितनी होंगी, m होंगी, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, p होंगे। तो ये ए बी जो होगी वो m by p की मैट्रिक्स बन जाएगी। आप इसको डायरेक्ट कैसे बता पाएंगे, a हमारी m by n की मैट्रिक्स है, b हमारी n by p की मैट्रिक्स है, तो ये n तो सेम है, इसको हटा दीजिए बीच से, और ये बन जाएगी m by p की मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी a b, ठीक है। और जिसकी आई केथ एंट्री ये होगी, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं
ठीक है, उससे अच्छे से समझेंगे। ए हमने मैट्रिक्स ली है 1 2 1 0 3 1 0 0 1। बी हमने मैट्रिक्स ली है 1 0 0 0 1 1 0 0 -1। ठीक है, ये क्या है 3/3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो हम ए बी डिफाइन कर सकते हैं। तो ए बी की 1 1 एंट्री क्या होगी, 1 1 एंट्री होगी, तो इसकी रो 1 लेनी है मुझे और इसका कॉलम भी 1 लेना है मुझे। तो फर्स्ट रो ली मैंने 1 2 1 और इसका फर्स्ट कॉलम लिया मैंने 1 0 0। करना क्या है 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0, तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। तो हमारी 1 1 एंट्री 1 हो गई। ठीक है, अब हम मुझे चाहिए 1 2 एंट्री, तो रो 1 ही लेनी है, तो मैंने ले ली 1 2 1। कॉलम कौन सा लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा, तो ऐसे चलेंगे, ये लिया, फिर हम इसी के साथ ये लेंगे, फिर हम इसी के साथ ये लेंगे। R1 C1 क्या दे देगा, इसको मैं इन जनरल CI के से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये क्या दे देगा C11 दे देगा। C तो यहाँ से कंफ्यूजन हो जाएगा, E ले लेते हैं। ठीक है, तो E11 दे देगा। अब 1 2 1 को हम जब 0 1 1 के साथ लेंगे, R1 को C2 के साथ लिया, तो क्या दे देगा C12 दे देगा। ठीक है, तो ये वाला। जब R1 को C3 के साथ लेंगे तो ये क्या देगा C13 दे देगा, मतलब ये वाला एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो एक एक करके हम पूरा ए बी कैलकुलेट करते हैं। तो ये रो 1 लिया मैंने, कॉलम 2 लेते हैं, तो 0 1 1 क्या आएगा 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, तो ये क्या आ गया 3 आ गया। अब हम रो 1 के साथ कॉलम 3 लेते हैं 0 0 -1, तो 0 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू -1 -1, तो यहाँ पर हमारी एंट्री आ गई -1, क्योंकि ये हो गया 0 + 0 -1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रो 2 लेंगे, रो 2 लेंगे, कॉलम 1 लेंगे, तो हमें E21 एंट्री मिलेगी, मतलब ये वाला। तो 0 3 1 लिया, उसको हमने 1 0 0 के साथ किया, तो क्या मिला 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, तो 0 0 0 0। अब देखो R2 को C2 के साथ लेंगे, तो 0 3 1 और 0 1 1, तो हमें कौन सा एलिमेंट मिलेगा E22 एलिमेंट मिलेगा। तो 0 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 1 इज 3 एंड 1 इंटू 1 इज 1, तो 3 + 1 इज 4, तो यहाँ 4 मिल गया। नेक्स्ट R2 को लेंगे हम C3 के साथ, तो 0 0 -1, तो यहाँ आ जाएगा 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 इज -1, तो यहाँ पे आ गया -1। ओके, नेक्स्ट हम R3 को लेंगे C1 के साथ। अच्छा, इससे आगे क्या जा सकती हूँ, क्या कोई कॉलम 4 है जो मैं E24 क्या मैं निकाल सकती हूँ, नहीं निकाल सकती, क्योंकि इसमें कॉलम 4 है ही नहीं। तो ये मैट्रिक्स हमारी कितने की बनेगी, जिसमें 3 कॉलम ही हो सकते हैं। रोज हमारी कितनी होंगी 3 ही होंगी, तो 3 ही रो और 3 ही कॉलम, 3/3 की ही मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं R3 और C1 लिया मैंने, तो क्या देगा E31 देगा, मतलब ये वाली एंट्री। तो देखो क्या दे रहा है 0 देगा, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, तो ये 0 देगा। नेक्स्ट 0 0 1 को हमने किसके साथ लिया 0 1 1 के साथ लिया, तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, तो ये क्या देगा 1 देगा। अब 0 0 0 सॉरी 0 0 1 को हम किसके साथ लेंगे 0 0 -1 के साथ लेंगे, 0 0 1 एंड 0 0 -1, तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 -1, तो यह क्या देगा -1 देगा। ठीक है, तो ये हमारी ए बी मैट्रिक्स बन गई। तो ऐसे हम कैसे हमने डिफाइन किया कि ए बी क्या आएगा। तो आप इसकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आपको कैसे चलना है, फर्स्ट रो उठाएंगे, उसको सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
ऐड करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हुए चलेंगे और हमारे पास फर्स्ट रो मिल जाएगी। फिर हम सेकंड रो उठाएंगे, उसको हम एक एक करके सारे कॉलम्स के साथ करेंगे सेम प्रोसेस से, और फिर हमें सेकंड रो मिल जाएगी। फिर हम R3 उठाएंगे, एक एक करके सारे कॉलम्स के साथ सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, हमें R3 मिल जाएगी AB की। ठीक है, जितनी रोज हैं हम ऐसे करके उठाते रहेंगे एक एक करके सारे कॉलम्स के साथ, और हमारी रोज बनती चली जाएंगी प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स की। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, तो जैसा हमने देखा कि ऐसा हो सकता है कि ए बी डिफाइंड हो और बी ए डिफाइंड ना हो। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो हमारी कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, यानी कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल हो, ये पॉसिबल बहुत कम चांसेस हैं। क्या कंडीशन हो सकती है कि ए डायगोनल हो जाए और बी भी डायगोनल हो जाए, डायगोनल हो जाए, ए भी डायगोनल है और बी भी डायगोनल है, तो ये हमारी जो है कम्यूट कर जाती है। ठीक है, वरना ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि ए इंटू आइडेंटिटी हम कर रहे हैं, तो ए इंटू आइडेंटिटी जब करेंगे तो वो क्या देगा, ए ही देगा। ठीक है, तो ये भी कम्यूट कर जाती है, आइडेंटिटी भी हमारी मैट्रिक्स के साथ कम्यूट कर जाती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या मतलब है मेरा, ये वाली जो थी डेफिनेशन बता चुके हैं हम, ये क्या है 3x3 की मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो किसी भी अगर मैं 3x3 मैट्रिक्स के साथ इसकी मल्टीप्लाई करूंगी तो वो 3x3 की मैट्रिक्स ही दे देगा। वही अगर मैं इसको 2x3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है ना। तो अगर मैंने 1 2 3 1 लिया, 1 2 3 लिया, 1 2 4 लिया, इसको मैंने, इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स हैं तो हमें ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि ए आई और आई ए दोनों डिफाइन होने चाहिए। तो बेसिकली ए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी हम ये ए आई इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू आई ए डिफाइन कर पाएंगे। बिकॉज ए आई और आई ए डिफाइन होना चाहिए, तो ए हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं ले सकते क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो 3x3 की मैट्रिक्स होगी, या 2x2 की मैट्रिक्स होगी, या 5x5 की मैट्रिक्स होगी। ठीक है ना। ओके, तो ये आइडेंटिटी जो होगी वो यहाँ पर हमारी क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई। उसको अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही मैट्रिक्स देगी, मैट्रिक्स में कोई बदलाव नहीं करेगी। ठीक है, तो पहला हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दूसरा, अगर हम एसोसिएटिविटी की बात करें तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव हो जाता है। एसोसिएटिव जैसे हमने एडिशन में किया था, ए बी सी और ए बी सी, पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर ए मल्टीप्लाई कीजिए, या ए बी को मल्टीप्लाई करके सी मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये सेम रिजल्ट देगा, एसोसिएटिव हो जाता है। हाँ, लेकिन इसमें ये कंडीशन है कि कन्फर्मेबिलिटी होनी चाहिए, बी और सी आप मल्टीप्लाई कर पाएँ, ए और बी को आप मल्टीप्लाई कर पाएँ। ठीक है, कन्फर्मेबिलिटी होनी चाहिए मैट्रिसेस की। प्रोडक्ट अगर डिफाइन कर पा रहे हैं तो एसोसिएटिव हो जाएगा। ठीक है, कॉम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ए तो ए इंटू आइडेंटिटी जो होगा वो ए ही देगा, और आइडेंटिटी इंटू ए दोनों ए देंगे। अब इनवर्स की अगर हम बात करें तो वो हम आगे डिफाइन करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक जो प्रॉपर्टी हमारी ट्रांसपोज में थी रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन, जो ये वाली थी कि ए बी का ट्रांसपोज जो होगा वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो, ए हमने ली m क्रॉस n की मैट्रिक्स, बी हमने ली n क्रॉस p की मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि हमें ए बी डिफाइन करना है ना, तो नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, तो हमारा ए बी जो है वो डिफाइंड है। और इसका जो साइज होगा वो क्या आ जाएगा, m
क्रॉस पी आ जाएगा, अभी बताया। इसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ए बी ट्रांसपोज का जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, पी क्रॉस एम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, पहले तो हम यही देख लेते हैं कि हमारा ए दोनों साइड डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है, तो ए हमने m बाई एन ली, बी हमने n बाई पी ली, तो ए भी हमारा डिफाइंड हो गया। उसका साइज हमने देख लिया, ट्रांसपोज किया तो साइज हमें पता चल गया क्या आया। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले बी ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो बी ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा, उसका साइज हो जाएगा p बाई एन, और हमारा ए ट्रांसपोज का साइज हो जाएगा n बाई एम। तो आप बताइए कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मैं डिफाइन कर सकती हूँ, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज डिफाइंड है। ठीक है, अब हमें ये देखना कि ये जो मैट्रिक्स बनेगी और ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो इक्वालिटी के लिए क्या चाहिएगा, ईच एलिमेंट कंपेयर करना है। तो हम आई केथ एलिमेंट निकालेंगे, किसका, ए बी ट्रांसपोज का, और आई केथ एलिमेंट निकालेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का, और वो देखेंगे कि वो इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो ए बी के लिए हमने क्या देखा था कि ए बी का जो आई केथ एलिमेंट होगा, ओके अच्छा, ए बी ट्रांसपोज का आई केथ चाहिए। ठीक है, तो ए बी का के आईएथ निकालने का फायदा है। ठीक है ना, तो हम ए बी का के आईएथ एलिमेंट निकालेंगे, किसका, ए बी का। तो ए बी का के आईएथ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, देखो कैसे देखा था हमने, ये वाला था ना जनरल एलिमेंट, तो के आईएथ, तो अब हमें बेसिकली नंबर ऑफ रोज, मतलब इसकी जगह के रखना और इसकी जगह आई रखना है। ठीक है, ओके, उससे पहले एक बार, हाँ ये वाला, पहले मैं ए और बी लिख लेती हूँ, मैंने ए और बी क्या लिया है, फिर इजी रहेगा। ठीक है, तो ए मैं ले रही हूँ ए आई जे, और बी मैं ले रही हूँ बी जे के। ठीक है, तो ए बी हमारा जो बनेगा उसमें हमारा आई केथ एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी, समेशन ए आई जे बी जे के एंड जे फ्रॉम 1 to n, ये हमारी आई केथ एंट्री बन जाएगी m बाई पी के। ठीक है, ट्रांसपोज कर दिया, तो ट्रांसपोज कर दिया तो ये कौन सी एंट्री बन गई, ये के आईएथ एंट्री बन गई ट्रांसपोज की। के आईएथ एंट्री जो होगी ए बी ट्रांसपोज की, वो क्या होगी, समेशन जे फ्रॉम 1 to n ए आई जे बी जे के। ठीक है, अब हम इधर देख लेते हैं थोड़ा, तो बी ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा बी के जे, और ये बन जाएगा हमारा ए जे आई। ठीक है, और बी ट्रांसपोज इंटू ए जे आई किया, ओके, और इसकी हम के आईएथ एंट्री निकालना चाहें अगर, के आईएथ एंट्री निकालना चाहें अगर, तो ठीक है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का साइज हमने नहीं लिखा, साइज क्या बनेगा, पी बाई एम ही बनेगा। ठीक है, तो दोनों मैट्रिसेस का साइज तो बराबर है, और के जो है हमारा वो वेरी कर रहा था 1 से लेके, के वेरी कर रहा था हमारा 1 से लेके पी तक। ठीक है, तो हम के आईएथ एंट्री निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पी रोज है इसमें, के आईएथ एंट्री निकल आएगी हमारी। तो के आईएथ एंट्री अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगी, समेशन वेरी क्या करेगा, जे वेरी करेगा, तो बी के जे इंटू ए जे आई, यही बनेगी ना के आईएथ एंट्री, जे फ्रॉम 1 to n। तो दोनों जो हैं वो सेम है। बेसिकली क्या हुआ, ये आगे और ये पीछे लिख दिया है, तो रियल नंबर तो कम्यूटेटिव होता है, कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो इसको ही मैं क्या लिख दूँ, जे इज इक्वल्स टू 1 n ए जे आई बी के जे लिख दूँ, सॉरी
सेम है ना, डिफरेंट है क्या? हाँ नहीं, इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए, मुझे कौन सी एंट्री निकालनी है, के आईएथ एंट्री निकालनी है। तो एक बार आप देखिए कि बी जब अगर हम ये ले रहे हैं B11, B12, B13 up to and so on B1 P columns, right? And B21, B22, B23, B2P and नीचे हम लिया BN rows, so BN2, BN3, BNP, ये हमारी B मैट्रिक्स है। जब हमने ट्रांसपोज किया तो रोज क्या बन गए, कॉलम्स बन गए। तो B11, B12, B13 ये बनेगी ना हमारी B ट्रांसपोज, 21, B22, B23, B2P। तो इसमें मुझे के आईएथ एंट्री निकालने के लिए क्या देगा, के क्या देगा, रो। तो मुझे बी ट्रांसपोज की केथ रो चाहिए। तो इसकी केथ रो कैसी दिखेगी, इसकी फर्स्ट रो क्या दिख रही है, B11, B21, तो बेसिकली ये वाला चीज फिक्स रह रही है ना, ठीक है, पीछे वाला। तो ऐसे ही जो केथ रो होगी वो क्या होगी, BJK होगी। देख पा रहे हैं आप लोग, केथ रो जो होगी वो BJK होगी, ठीक है। और मुझे आईएथ कॉलम लगेगा किसका, A ट्रांसपोज का। तो सिमिलरली इसी से हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो आईएथ कॉलम जब हम निकालना चाहेंगे तो इसका अगर मैं फर्स्ट कॉलम देख रही हूँ, फर्स्ट कॉलम देखना है, तो आगे वाला फिक्स रह रहा है ना, ये फिक्स रह रहा है, पीछे वाला वेरी कर रहा है। तो ए का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो उसमें भी यही पैटर्न फॉलो होगा बेसिकली पोजीशंस का। तो अगर मुझे आईएथ कॉलम चाहिए ए का, ए ट्रांसपोज का, तो वो क्या हो जाएगा, ए क्या हो रहा है, कॉलम में हमारा आगे वाला फिक्स रह रहा है, तो आईएथ कॉलम चाहिए मुझे और पीछे वाला वेरी कर रहा है। तो ये हो गया हमारा के आईएथ एंट्री, और इसका समीशन होगा और जे वेरी करेगा फ्रॉम 1 to n। तो ये हमारी बनेगी के आईएथ एंट्री ऑफ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो अभी आप देखिए, अभी आप नोटिस कर सकते हैं कि ए आई जे बी जे के। तो अभी आप नोटिस कर सकते हैं सिंपली सिर्फ हमने पोजीशन चेंज की है। तो AIJ कर सकते हैं क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है इन केस ऑफ नंबर्स। हाँ, तो अब हम इस बात पे डिस्कशन करते हैं कि हम एक मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, और दूसरा हम किस टॉपिक पे बात करेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम मैट्रिसेस के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले टॉपिक से हम शुरू करते हैं। अगर हमें कोई भी ए मैट्रिक्स दी है, प्रोवाइडेड ये क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम ऐसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो अगर एक ए हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी है तो आप चेक कीजिएंगे, पहले हम चेक करेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स बनेगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपको ये दिखाना है कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो बेसिकली आपको क्या कैलकुलेट करना है, उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। तो एक तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, अभी पढ़ी। और एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि ए ट्रांसपोज विल गिव ए अगेन। ठीक, ये दोनों प्रॉपर्टीज का हम इसमें यूज करेंगे। तो देखिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, क्योंकि हमें चेक करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, इसलिए हम इसका ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे। अगर सिमेट्रिक है तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आना चाहिए, और स्क्यू सिमेट्रिक है तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कि इसका ट्रांसपोज क्या आ रहा है। हम इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज कैसे खुलेगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज इज ए, तो यहाँ से आ जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए। नाउ द प्रॉपर्टी अब हम कहाँ से यूज करेंगे,
कॉम्यूटेटिवनेस ऑफ एडिशन ऑफ मेट्रिसेस। ठीक है, तो a प्लस बी जो है वो किसके बराबर आएगा, b प्लस ए। कॉम्यूटेटिव होता है हमारा एडिशन मेट्रिसेस का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a ट्रांसपोज प्लस ए को हम a प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या नोटिस किया कि a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस ए ट्रांसपोज जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमने क्या दिखाया कि a प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि a आप कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, अगर उसमें आप a के ट्रांसपोज को ऐड कर दोगे तो ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, नो मैटर आप a कैसे ले रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हम नोटिस करेंगे a माइनस ए ट्रांसपोज, मतलब अगर a ट्रांसपोज मैं a में से माइनस कर देती हूँ तो अब इसको हम चेक करेंगे कि यह सिमेट्रिक बनेगी या स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो जैसे हमने पढ़ा था a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको ये लिख सकती हूँ a प्लस माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ऐसे लिख सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसको हम इसके अकॉर्डिंग खोल सकते हैं, तो ये बन जाएगा a का ट्रांसपोज प्लस माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास एक आइडेंटिटी और थी कि के ए ट्रांसपोज करें या फिर ए ट्रांसपोज करके के से मल्टीप्लाई कर दे, मैट्रिक्स सेम आएंगे, रिजल्टेंट सेम होगा। ठीक है, अब हम ये रिजल्ट यूज करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 हम बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस -1 इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, फिर हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए इटसेल्फ, तो हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज प्लस -1 इंटू ए। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस ए। ठीक है, अब आप बताइए कि इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आ रहा है, तो हमारी ये मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा वो इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, अगर उसमें आप उसके ट्रांसपोज को माइनस करोगे, अगर उसमें से आप उसके ट्रांसपोज को माइनस करोगे तो आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, अब हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A can be uniquely expressed as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. ठीक है, तो पहले तो हम देखें, इसमें दो कंडीशंस आई, एक तो यूनिकनेस दिखानी है कि यूनिक एक्सप्रेशन है, दूसरी क्या दिखानी है कि एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में हम ए को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हम एक्सप्रेस कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हम ए लेके चले, ठीक है, ए मैट्रिक्स हम लेके चले, ये हमारा रिजल्ट है। तो ए हम मैट्रिक्स लेके चले, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 ही रहा, नो प्रॉब्लम, नो चेंज। ठीक है, तो बेसिकली हमने इसमें क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया ए को और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, तो अब क्या किया, क्या लिख सकते हैं हम इसको, 1/2 इंटू 2a ऐसे लिख सकते हैं। क्या यूज किया है हमने,
K1 K2 A इज इक्वल्स टू K1 K2 A। करेक्ट है, ये रिजल्ट हमने यूज किया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब आप बताइए। 2A को क्या मैं A प्लस A लिख सकती हूँ? यहाँ पर हमने क्या यूज किया, K1 प्लस K2 A इज इक्वल्स टू K1A प्लस K2 A। ये हर रिजल्ट हमने यूज किया है यहाँ पर, ये हमने यूज किया यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें अंदर A ट्रांसपोज ऐड और A ट्रांसपोज माइनस कर देती हूँ। सेम टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हम, क्योंकि एडिशन जो होता है वो हमने क्या पढ़ा था कि कॉम्यूटेटिव होता है, तो हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। हम क्या ग्रुपिंग करेंगे, A प्लस A ट्रांसपोज इकट्ठा ले लेंगे, प्लस A माइनस A ट्रांसपोज इकट्ठा ले लेंगे। ठीक है, ये ग्रुपिंग की हमने। अब इसको हम 1/2 को अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि K A प्लस B जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, K A प्लस K B। ठीक है, तो ये अंदर जा सकता है, तो ये हो जाएगा 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। अब आप बताइए, हमने क्या प्रूव किया था कि A में जब हम A ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो ये हमेशा क्या बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये हमेशा क्या बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आप किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो क्या रहेगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगी। क्यों रहेगी भाई, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सिंपली ट्रांसपोज कर रहे होते हैं। देखो, A अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है कि A का ट्रांसपोज A के बराबर है। तो अगर मैं K A का ट्रांसपोज करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, हमारा K बाहर आ जाएगा, A ट्रांसपोज हो जाएगा, और A ट्रांसपोज तो किसके बराबर, A के बराबर, तो वो K A ही हो जाएगा। तो अगर A कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो K A भी है, वो भी क्या बन रही है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी, क्योंकि उसका ट्रांसपोज भी उसी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर सिमेट्रिक ही बनी रहेगी, और स्क्यू सिमेट्रिक ही बनी रहेगी। वो भी हम प्रूव कर सकते हैं। अगर हमारी A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब A का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, -A के बराबर है। अब हम चेक करते हैं क्या K A सिमेट्रिक बनेगी या स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी। तो हमें क्या इसका ट्रांसपोज चेक करना पड़ेगा। हम कंडीशन प्रॉपर्टीज यूज करेंगे किसकी, ट्रांसपोज की। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, K A ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। अब A ट्रांसपोज किसके बराबर है, -A के बराबर है, तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं, तो K -A। अब यहाँ पे हम फिर से स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि K1 और ये K2 क्या है, -1 इंटू A, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -K इंटू A। तो हमने क्या देखा कि K A जो है वो -K A के बराबर आया, नेगेटिव हो गया ना। ठीक है, तो K A हमारी क्या बन गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। जब हम A स्क्यू सिमेट्रिक लेके चले तो K A स्क्यू सिमेट्रिक बनी, A जब हम सिमेट्रिक लेके चले तो K A सिमेट्रिक बनी। तो ऐसे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर सिमेट्रिसिटी या स्क्यू सिमेट्रिसिटी ऑफ अ मैट्रिक्स में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमने प्रूव किया कि ये सिमेट्रिक है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो पोर्शन बनेगा हमारा, ये भी क्या होगी, सिमेट्रिक ही रहेगी, और ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी। तो हमने A को एक्सप्रेस कर दिया एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम इसकी यूनिकनेस की तरफ चलते हैं कि क्या कोई और तरीका भी है A को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करने का। तो हम इन जनरल मान के चलते हैं कि मान लीजिए हम A को B + C लिख रहे हैं, वेयर B इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज बी का ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, बी के बराबर हो गया। और हम मान के चल रहे हैं सी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बी और सी क्या है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि सी का ट्रांसपोज जो है वो माइनस सी के इक्वल होगा। अब हम क्या करते हैं, इधर भी ट्रांसपोज ले लेते हैं और इधर भी ट्रांसपोज ले लेते हैं, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा, यहाँ पर होगा बी प्लस सी का ट्रांसपोज। अब कैसे खुलेगा ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से, ये बी ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज, ठीक है। इसको बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और सी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस सी के इक्वल है। तो मैं ये लिख सकती हूँ। तो यहाँ से हमारे पास क्या गया, बी माइनस सी जो है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। अब ए तो हमें गिवन है, क्योंकि ए को तो एक्सप्रेस करना है ना, हमें ए को ही तो एक्सप्रेस करना है। तो ए मैट्रिक्स तो हमारे पास गिवन है, तो ए ट्रांसपोज भी हमें पता है। तो ए और ए ट्रांसपोज तो नोन है, हम उनके बारे में जानते हैं। बी और सी के बारे में हम नहीं जानते कि वो मैट्रिक्स क्या है, बस हम इतना जानते हैं कि बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बी और सी बेसिकली अननोन मैट्रिसेस हैं, और हमारे पास दो इक्वेशंस हैं बी और सी की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और बी प्लस सी प्लस बी माइनस सी, यही आएगा। अब सी माइनस सी इज जीरो मैट्रिक्स, कहाँ से आया, एडिटिव इनवर्स जो पढ़ा था हमने एडिशन में। और बी प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, a प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे हम दोनों तरफ 1/2 स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, और यहाँ आ जाएगा b। तो b जो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके चले थे वो इस फॉर्म की होगी, और हमने यहाँ पे एक्सप्रेस किया था जब भी यही आया था, ठीक है। तो कोई और भी हम अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके चले, जैसा कि हम बी को लेके चले थे, तो वो भी हमारी इसी फॉर्म की आ रही है। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि बी हमेशा इसी फॉर्म की ही होगी, और कोई पॉसिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ नहीं होगी जब हम ए को एक्सप्रेस कर रहे होंगे। तो ये यूनिक हो गई, बी यही हो सकती है। ऐसे ही b की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रख लेते हैं तो हमारे पास c निकल जाएगा, फर्स्ट वाली में रख लेते हैं। तो a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, किसकी वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू रखेंगे। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 1/2 a प्लस 1/2 a ट्रांसपोज प्लस c। तो यहाँ से a माइनस 1/2 a माइनस 1/2 a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू c। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, a माइनस 1/2 a। तो हम यहाँ पे फिर से हमारी जो एडिशन वाली स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी थी वही यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/2 a माइनस 1/2 a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू c। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a माइनस a ट्रांसपोज, 1/2 बाहर, तो c वैल्यू हमारी ये आ गई, ठीक है। ये भी जो हम पहले लिख रहे थे वही आई थी। तो यहाँ से हमारे पास बी और सी की यूनिकनेस भी प्रूव हो गई। तो अगर हमें ये दिया जाए कि ए को आप एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्सप्रेस कीजिए, तो आपको क्या करना है, ए ट्रांसपोज निकालोगे, आप ऐड करोगे, एक बार माइनस करोगे, एंड देन 1/2 स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, और हमारी मैट्रिक्स मिल जाएंगी जो हमें चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था कि हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन से क्या मतलब है कि हम वर्ड प्रॉब्लम दी होती थी हमें, और हम उनको पहले एक्सप्रेस करते थे, एक इक्वेशंस बनाते थे हम उनसे, ठीक है। जैसे हमारे दो वेरिएबल्स में हमें इक्वेशन दी है 3x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10 और x प्लस y इज इक्वल्स टू 2।
हमें ये इक्वेशन दी है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, इसको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और ये कैसी हैं? लीनियर इक्वेशंस हैं। सब x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, और वेरिएबल्स कितने हैं? 2 वेरिएबल हैं। ठीक है, कितनी इक्वेशंस हैं? 2 इक्वेशंस दी है हमें। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। ये जो है, ये जो साइड है 10 और 2, ये हमारे कांस्टेंट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए, इसी सिस्टम को मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले जो 2 वेरिएबल्स हैं उनको हम लिख लेते हैं। हमारे पास एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। ये हम एक क्या बना रहे हैं? कॉलम मैट्रिक्स बनाई हमने। ये एक हमने बनाई कॉलम मैट्रिक्स। इसको हम कैपिटल X से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो हमारी राइट हैंड साइड में है, अगर कांस्टेंट हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है तो आप उनको राइट हैंड साइड में ले जाइए। एक ही तरफ रखना है कांस्टेंट्स को। ये मत करना कि एक इक्वेशन का कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट राइट हैंड साइड में लिया है, उससे साइन में हमारी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या लेना है? कांस्टेंट्स हमेशा राइट हैंड साइड में रखना। ठीक है, तो वहां से हमारे पास एक बी मैट्रिक्स बनेगी 10 और 2। ठीक है, अब हमारी एक बनेगी ए मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं हम? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो आप इसमें ऊपर लिख लीजिए, जितने वेरिएबल्स हैं उनको आप ऐसे रख लीजिए, x y, 2 ही वेरिएबल है हमारे पास। तो इसके नीचे आप इसके कोफिशिएंट लिखेंगे, इसके y के नीचे आप y के कोफिशिएंट्स रखेंगे। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 के आएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में x के लिए हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट 3 और y का 7, यहाँ पर 1 और 1। ठीक है, तो अब हमारे पास ये बन गई कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। इसको हमने नाम दिया है A। तो हमारा जो सिस्टम बनेगा वो बनेगा AX इज इक्वल्स टू B। अब देखिए, क्या ये सेम सिस्टम बना पाएंगे हम या नहीं बना पाएंगे। तो A लिखा हमने 3171 इंटू XY इज इक्वल्स टू 10 2। ठीक है, पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास है 3711 और XY। तो हमने क्या किया? इनका प्रोडक्ट किया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स। कैसे करेंगे? रो 1 है, ये हमारी रो 2 है, तो इसमें ऐसे चलेंगे और इसमें हम कॉलम वाइज चलेंगे। ये हमारी 2/2 की है, ये हमारी 2/1 की है, कन्फर्मेबल है। ठीक है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो हमारी कितने की आएगी? 2/1 की मैट्रिक्स आएगी। तो क्या आएगी? देखो, हमारी आई मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आई? 3 इंटू एक्स 3x प्लस 7 इंटू वाई। नेक्स्ट रो 2 एंड कॉलम 1, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई। ये हमारा प्रोडक्ट करके हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गई। और ये किसके बराबर हमने लिखी है? 10 और 2 के बराबर लिखी है। तो बाय इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस हम क्या बोलेंगे कि 3x प्लस 7y किसके बराबर आ गया? 10 के बराबर आ गया। और x प्लस वाई हमारे किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। तो आप सेम सिस्टम हो गया ना, यही सिस्टम हम लेके चले थे। तो अगर एक सिस्टम हमें गिवन है और उसको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओगे, एक वेरिएबल्स की मैट्रिक्स बनाओगे और एक कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स बनाओगे, और इस फॉर्म में हमारा सिस्टम बनेगा। ठीक है, अब वेरिएबल्स अगर 3 है, एक्स वाई और जेड भी आ गया, तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये एक्स बन जाएगा। ठीक है, इक्वेशंस कितनी है? 3 ही हैं। तो ए में जो लिखेंगे हम, तो ऊपर एक्स वाई और जेड, यहाँ पर एक्स के कोफिशिएंट, यहाँ पर वाई के कोफिशिएंट, यहाँ जेड के कोफिशिएंट। ठीक है, और हमारा बी मैट्रिक्स भी बन जाएगी। वो भी कितने की बनेगी? 3/1 की बनेगी।
ठीक है, तो ये हमारा एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स में की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम सीखेंगे आगे। कैसे करेंगे, बेसिकली हम आगे डिटर्मिनेंट सीखेंगे, इन्वर्स निकालना सीखेंगे। उससे हमें ये क्लियर होगा कि इस मैट्रिक्स ये अगर इन्वर्टिबल है तो अगर यहाँ पर हम इसकी इन्वर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें इस वाले को तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बेसिकली a इन्वर्स b से आ जाएगी। ठीक है, अगर a इन्वर्टिबल है तो ये हम आगे सीखेंगे कि इन्वर्स कैसे निकालना, इन्वर्स की बात कब कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्सप्रेस करना आपको अभी आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। अब हम सीखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस